दोस्तों, मेरा नाम विनय तिवारी है और यह घटना साल 2022 की है। जापान के गिफू प्रीफेक्चर नामक एक छोटे से इलाके की। मैं साल 2013 में भारत से जापान आया था। शुरुआत एक आईटी कंपनी से हुई थी, वर्क वीजा पर। 8 साल, बस 8 साल मुझे लगे थे इस देश में खुद को साबित करने में। पहले तो मैंने भाषा सीखी, फिर जापानी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट N2 पास किया और फिर धीरे धीरे परमानेंट रेसिडेंसी मुझे मिल ही गई। 2021 में मैंने न्यूट्रलाइजेशन के लिए अप्लाई किया था। काफ़ी जांच पड़ताल हुई, टैक्स रिकॉर्ड, बैकग्राउंड, बिहेवियर और भी कई तरह की जांच, और फिर आखिरकार मुझे जापान की सिटीजनशिप मिल ही गई। उसके बाद मैंने अपनी जिया से भी कह दिया कि हम दोनों मिलकर यहाँ एक बड़ा सा घर खरीदेंगे। मेरी गर्लफ्रेंड जिया, जो मुझे पहली बार आईटी कंपनी में मिली थी। पहले तो हम दोनों में दोस्ती हुई और फिर बात यहाँ तक पहुँचाई कि हम दोनों जीवन भर साथ रहने को तैयार हो गए। सिटीजनशिप मिलने के बाद मैं शहर में बिकाऊ घरों की तलाश में लग गया। मुझे यहाँ पर कई सारे ऐसे घर मिले भी जो बिकाऊ थे, लेकिन यहाँ घर छोटा होने के बावजूद भी उनकी कीमतें बहुत ज़्यादा थी। इसलिए मैंने घर शहर के बाहर देखने का फैसला किया। काफ़ी ढूंढने के बाद मुझे एक ऐसा घर मिला जो बिल्कुल मेरे मन मुताबिक था। भले ही ये शहर से लगभग 35 से 40 मिनट की दूरी पर था। वहाँ पास में 2-3 घर और भी थे, पीछे घना जंगल और आगे कच्ची सड़क। लेकिन मैं खुश था क्योंकि ये अच्छी कीमत पे मिला था। घर आलीशान था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी कम कीमत में मुझे इतना अच्छा घर मिल भी सकता है। मैं और मेरी गर्लफ्रेंड जिया, हम दोनों इस घर में रहना शुरू हो गए थे। थोड़ी मुश्किलें थी क्योंकि हमें हर रोज चलकर काम पर जाना पड़ता था। लगभग 30 से 35 मिनट का रास्ता था। हमारी गाड़ी खराब होने के कारण मैं उसे गैराज में रिपेयर के लिए दिया हुआ था, लेकिन गैराज वालों का कहना था कि सर आपको अब नई गाड़ी ले लेनी चाहिए क्योंकि गाड़ी की हालत अब खस्ती हो चुकी है। और मैंने भी सोच रखा था कि आने वाले वक्त में मैं एक गाड़ी भी खरीद ही लूंगा। शुरुआत में सब कुछ सही चल रहा था। कुछ महीने बीते और फिर बारिश का मौसम आया और तब जाकर मुझे असली परेशानी समझ में आना शुरू हुई थी। यहाँ हमारे घर के पास से जो रास्ता गुजरा हुआ था वो कच्ची सड़क थी, जिस कारण ज़्यादा बारिश होने पे यहाँ की मिट्टी गीली पड़ जाती और ऐसे में हमें चलकर काम पर जाना काफ़ी मुश्किल भरा साबित हो रहा था। मैंने मन बना लिया था, अगर यहीं हमारे घर के आसपास कोई अच्छी सी जॉब मिल जाए तो मैं वो काम छोड़ दूंगा। लेकिन इस छोटे से इलाके में अच्छा सा जॉब मिलना भी उतना ही मुश्किल था। पर शायद भगवान ने मेरी सुन ली थी। मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट मिला था प्रीफेक्चुरल फॉरेस्ट रेंजर का। आमतौर पर मेरा काम था जंगल के हिस्सों का निरीक्षण करना, बारिश के बाद लैंड रिस्क चेक करना, इलीगल कटिंग रोकना, वीकली रिपोर्ट बनवाना। पहले 1 महीना सब कुछ नॉर्मल था। मैं हर रोज सुबह 7 बजे काम के लिए निकल जाया करता, GPS डिवाइस, नोटबुक और रेडियो को लेकर। जंगल में मार्क्ड रूट होते हैं और उन्हीं रास्तों पर चलकर एक फॉरेस्ट रेंजर को इंस्पेक्शन करना होता है, क्योंकि यहाँ पर बारिश बहुत तेज होती है, लगातार बिना रुके कई घंटों तक। कई बार तो मैंने ऐसा भी देखा है कि कई दिनों तक यहाँ पर बारिश होती ही रहती है। सिर्फ कुछ देर के लिए रुकती है और फिर से बारिश शुरू। ऐसे में हमारा काम कर पाना काफ़ी मुश्किल भरा होता है। मुझे आज भी अच्छे से याद है वो सोमवार का दिन जब मुझे एक मिसिंग रिपोर्ट मिली थी। एक सीनियर रेंजर हिरोशी तानाका, वो रूटीन इंस्पेक्शन के लिए जंगल में गए हुए थे, लेकिन वो वापस लौटे ही नहीं। पहले 24 घंटे सबने सोचा कि वो रास्ता भटक गए होंगे, लेकिन जब 48 घंटे बीते तो सर्च टीम को भेजी गई, जिसमें मैं भी शामिल था। पहला दिन बारिश लगातार हो रही थी, जिस कारण जंगल के अंदर विजिबिलिटी बहुत कम थी। हम पुराने रूट मैप और GPS के सहारे आगे बढ़ रहे थे।
करीब 2 घंटे बाद हमें एक बैग मिला जो वहीं एक पेड़ के नीचे पड़ा हुआ था। बैग पूरी तरह से गीला हो चुका था, लेकिन अंदर जो चीजें थी वो अभी सही सलामत थी। रेडियो, नोटबुक जो कि पूरी तरह से भीगा हुआ था, लेकिन उसकी लिखावट जिसे मैं अब भी सही साफ साफ पढ़ सकता था। वहां उस नोटबुक के पिछले पेज में लिखा गया था, मैं हिरोशी तनाका, मैं इस जंगल में भटक चुका हूं और मुझे नहीं लगता कि अब मैं कभी भी इस जंगल से बाहर निकल भी पाऊंगा, क्योंकि मेरे जंगल में खोने के पीछे जंगल का ये घुमावदार रास्ता नहीं है, बल्कि इस जंगल में कोई रहता है जो शायद इस दुनिया का नहीं है, और वो नहीं चाहता कि मैं इस जंगल से बाहर निकल पाऊं। मैं उसके माया जाल में फंस चुका हूं और अब मुझे सिर्फ एक ही रास्ता दिखाई पड़ रहा है, सामने जाने वाली वो कच्ची सड़क। अगर मैं उस पर चलकर आगे बढ़ता हूं तो मेरे सामने एक ऐसा गांव है जो इस दुनिया से कटकर कोई अलग ही डायमेंशन है। मुझे पता है अगर मैं वहां एक बार गया तो कभी वहां से वापस नहीं आ पाऊंगा। इसीलिए मैं इसे अपने नोटबुक में लिख रहा हूं, क्योंकि हो सकता है बाद में वो शैतान मुझ पर हावी हो और वो मुझे अपने साथ ले जाए। मैं बाकी 4 स्ट्रेंजर के लिए सिर्फ एक ही मैसेज छोड़ना चाहता हूं, कभी भी इस जंगल में तेज बारिश के वक्त मत रुकना, और खासकर जब आसमान में वो काले रंग का इंद्रधनुष बना हो। उस नोटबुक में हिरोशी तनाका का ये आखिरी लाइन थी, जिसे पढ़कर सारे फॉरेस्ट ऑफिसर दंग थे। कई लोगों का कहना था कि क्या ये हिरोशी तनाका ही लिखे होंगे, क्या उन्होंने ये सीरियस वर्ड लिखे हैं, क्योंकि इसे पढ़कर तो ऐसा लग रहा है कि वो जैसे कोई कहानी लिख रहे हों। लेकिन वहीं कुछ फॉरेस्ट ऑफिसर का ये भी मानना था कि उनके द्वारा लिखे गए ये शब्द बिल्कुल सच भी हो सकते हैं, क्योंकि इससे पहले भी इस जंगल में कई ऑफिसर, कई वन रक्षक गायब हो चुके हैं, जिनका अब तक कुछ अता पता नहीं चल पाया है। हम सभी सोच में डूबे हुए थे। बारिश अब भी लगातार हो रही थी, जिस कारण बारिश के बहते हुए पानी के साथ कुछ भुरभुरी सी मिट्टी हमारे पैरों के पास आकर जमा हो गई थी। हम सब अपने पैर निकालकर आगे बढ़ना शुरू हुए ही थे, तभी मुझे दिखा उस मिट्टी में काले रंग का कुछ था। जब मैं उसे खींचकर बाहर निकाला तो ये कीचड़ से लिपटा हुआ कोई टोपी जैसा लग रहा था, कोई कैप। स्थानीय लोग इसे कासा के नाम से जानते हैं। ये एक छोटी टोकरी जैसा होता है जो अमूमन बांस के बारीक फट्टियों से बुना हुआ होता है, लेकिन यहाँ मेरे केस में ऐसा नहीं था। ये किसी धातु का लग रहा था। इसमें वजन इतना ज्यादा तो नहीं था, पर इसमें उंगली मारने पर थोड़ी थोड़ी आवाज आ रही थी, किसी धातु की तरह। पहले तो मैं उसे अच्छे से साफ किया और फिर उसे अपने सर पर रख लिया। अब बारिश की बूंदें सीधे सीधे मेरे सर पे गिरने के बजाय उस कैप के ऊपर गिर रही थी, जिस कारण मैं भीगने से बच रहा था। हालांकि मैं रेनकोट पहले से ही पहन रखा था। मैं पीछे मुड़कर देखा, बाकी फॉरेस्ट ऑफिसर काफी आगे निकल चुके थे। मैं भी तेज कदमों से उनकी ओर चल पड़ा। जब मैं उनके पास पहुंचा तो उनमें से एक ऑफिसर का कहना था, सर आपको ये कैप कहाँ मिली? काफी अजीब है। ऐसा लग रहा है कि जैसे बारिश की बूंदों से ये चमक रही हो, और उसके ऊपर बने वो निशान किस चीज के हैं? हमारे यहाँ तो इस तरह के कैप, या फिर लोकल लैंग्वेज में कहूँ तो कासा, नहीं पाए जाते ना। ये बारिश की बूंदों से जैसे थोड़ी थोड़ी अपना रंग बदल रही थी। इसके ऊपर बने ये निशान काफी अजीब थे। देखने में तो किसी जानवर का लग रहा था, लेकिन इस तरह के जानवर हमारे यहाँ नहीं पाए जाते। मैं उस कैप को फिर से अपने सर पे पहना। हमें पता ही नहीं चला कि हम कब जंगल के भीतरी हिस्से तक पहुंच आए हैं। शाम का वक्त हो चला था। बारिश भी अब काफी हद तक थम चुकी थी। तभी हमने देखा जंगल के एक हिस्से में थोड़ी थोड़ी धुआं ऊपर उठ रही थी। हम सभी हैरान थे। बारिश के तुरंत बाद इस तरह जंगल में आग नहीं लग सकती, तो फिर वहां क्या हो सकता है? हम उस तरफ बढ़ चले। हम उस तरफ बढ़ ही रहे थे कि देखते ही देखते वो धुआं जैसे जंगल के खास हिस्से को कवर कर लिया था। मतलब वो धुआं जंगल के खास हिस्से तक ही सीमित था। तभी एक ऑफिसर ने चिल्लाते हुए कहा, सर ऊपर देखिए, आसमान में काले रंग का इंद्रधनुष। हम सभी देखकर हैरान थे, क्योंकि विज्ञान इसकी पुष्टि कभी नहीं कर सकता। उस धुएं के ऊपर काले रंग का इंद्रधनुष बना हुआ था और उसी खास इलाके तक सीमित था। और मुझे थोड़ा थोड़ा डर लगना शुरू हो गया था।
क्योंकि हिरोशी तनाका द्वारा लिखे गए वो शब्द अब धीरे धीरे कर उनसे पर्दा उठता जा रहा था। दूसरी दुनिया, अलग डायमेंशन, वो शैतान, क्या सच में वहां जाने के बाद कोई वापस नहीं आता? यही सोचकर मेरे मन में हजारों सवाल उठ रहे थे, लेकिन हम उसी तरफ आगे बढ़ते जा रहे थे। हम जब उसके काफी नजदीक पहुंच आए और जब हम उस धुएं को पार कर आगे बढ़े, वहां जंगल के अंदर ही पहाड़ी से लगकर एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। गांव देखने में थोड़ा अजीब तो लग रहा था, क्योंकि यहाँ पर ये सारे घर छोटे छोटे झोपड़ियां जैसे लग रहे थे। और सबसे अजीब बात, यहाँ सभी घरों के छत काले पड़ चुके थे। यहाँ उठने वाले धुएं के कारण अभी आसमान में ये काले काले धुएं मंडरा रहे थे। उसके ऊपर ठीक वही काला इंद्रधनुष। अजीब बात तो ये थी कि मैप में यहाँ कोई गांव शो नहीं कर रहा था। हम चलते हुए गांव में पहुंचे। गांव के लोग हमें देखकर मुस्कुराने लगे। उनमें से एक बुजुर्ग व्यक्ति जो वहीं एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, वो अपनी जगह से उठते हुए कहने लगा, क्या बात है, सालों बाद इस गांव में कोई आया है, यकीनन राव भट्ट का मुसाफिर ही होगा। वो हमारे पास आकर कहने लगे, कौन है आप लोग, इस गांव में कैसे आना हुआ? मैं भी उन्हें बताया कि हम एक मिसिंग आदमी को ढूंढने आए हैं। फिर हिरोशी तनाका का हुलिया बताते ही वो थोड़ी देर तक सोचना शुरू हो गए और फिर उनका कहना था, हाँ यहाँ आया था शायद 2-3 दिन पहले, पता नहीं अभी कहाँ होगा। उनके इस जवाब को सुनकर मेरा दिल डर से घबराने लगा। कहीं यही वो शैतान तो नहीं जिसके बारे में हिरोशी तनाका ने अपने नोटबुक में लिखा था? मैं उस बुजुर्ग व्यक्ति के हुलिये को देख रहा था। दुबला पतला शरीर, आंखों के नीचे काले धब्बे थे, शरीर पे काले रंग का रेनकोट। देखने से प्रतीत हो रहा था कि इनकी उम्र लगभग 70 से 80 वर्ष के करीब होगी। मैं भी अपने आप को समझाते हुए कहने लगा, मैं भी खामखा, ये भला कहाँ से शैतान लग रहे हैं। मैं इतना सोच ही रहा था कि तभी मेरी नजर पड़ी वहीं एक घर के अंदर रखे चारपाई के ऊपर। अंदर एक हिरोशी तनाका जैसा दिखने वाला ही कोई व्यक्ति बैठा हुआ था। जब मैं पास जाकर देखा, ये हिरोशी तनाका साहब ही थे। उनके हाथ पे बने वो टैटू जिसे मैं आज तक भुला नहीं पाया हूं। मैं अपने पूरे टीम को वहां बुला लिया और अब हम सब हिरोशी तनाका से बात करना चाहते थे, पर उनके चेहरे पर जैसे कोई हाव भाव नहीं था। आंखों के नीचे काले धब्बे बनते जा रहे थे, जैसे वो कई दिनों से सोए ना हो। हम उनसे बात करने की कोशिश करते रहे, पर उनके जुबान से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। काफी प्रयास करने के बाद जब उनकी जुबान खुली तो उनके वो शब्द थे, तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो? चले जाओ अभी के अभी, इससे पहले कि रात हो जाए और तुम लोग हमेशा हमेशा के लिए यहीं फंस कर रह जाओ। उनकी इस आवाज में काफी भारीपन था, जैसे अंदर की भावना मर चुकी हो। मैं हिरोशी तनाका से कहने लगा, सर आप ये क्या बोल रहे हैं? वैसे भी हम यहाँ पर कौन से रहने आए हैं? हम तो आपको ढूंढते हुए यहाँ तक पहुंच आए हैं। अब आप मिल चुके हैं और अब हम साथ में यहाँ से जाएंगे। मेरी इस बात पे तनाका साहब का कहना था, ऐसा नहीं हो सकता, अब मैं हमेशा के लिए यहाँ का हो चुका हूँ, अब मैं यहाँ से कभी बाहर निकल नहीं सकता। मैं उनसे कहने लगा, ऐसे कैसे नहीं जा सकते? कौन है जो आपको हमें अपने साथ ले जाने से रोकेगा? किसकी इतनी हिम्मत, जरा मैं भी तो देखूं। मैं इतना बोलकर अपने गन को हाथ में पकड़ लिया था, लेकिन तनाका साहब के अंदर मुझे कोई भी भाव नहीं दिखे, जैसे उनके अंदर की हिम्मत पहले ही मर चुकी हो। मैं अपनी टीम से कहने लगा था, सर अब हमें यहाँ से जल्द निकलना चाहिए, वैसे भी कुछ देर में गहरी रात हो जाएगी और फिर ये जंगल का ये घुमावदार रास्ता, ऊपर से होने वाली है तेज बारिश, जो हमारे लिए और भी मुश्किल का सबब बन सकता है। हमारी टीम भी तैयार थी। जीप जिसे मैं यहाँ से कोसों दूर छोड़ाया था, वहां तक हमें पैदल ही चलकर जाना था, लेकिन तनाका साहब चलने की हालत में ही नहीं थे, जैसे उनके अंदर से जान ही खत्म हो गई थी। वो अपने पैरों पे सही से खड़े तक नहीं हो पा रहे थे। मैं उन्हें पकड़कर पीठ पे उठाने लगा, क्योंकि यही एक रास्ता बचा था जिसके जरिए तनाका साहब को जीप तक लेकर जाया जा सकता था। लेकिन जब मैं तनाका साहब को पकड़कर उठा रहा था, तभी मुझे उनके पीठ में कुछ उभरा हुआ महसूस हुआ। जब मैं उनके रेनकोट को उतारा, उनकी पीठ पे एक निशान बना हुआ था।
और मैं इस निशान को पहले भी कहीं देखा था। तभी मुझे ध्यान पड़ा, जंगल में मिला वो कैप, जिसके ऊपर भी तो ठीक ऐसे ही निशान बने हुए थे, लेकिन उस कैप पे बने ये निशान इतना भी ज्यादा भयानक नहीं लग रहा था। लेकिन यहाँ त्वचा में उकेरी गई ये आकृति बहुत ज्यादा डरावना लग रहा था। मैं सोचने लगा, आखिर उस निशान से हिरोशी तनाका साहब का क्या लेना देना। मैं खाट में देखने लगा। कई बार होता है ना, जब खाट की रस्सियां हमारे पीठ में चुभती है तो वो एक निशान बना देती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। खाट पे ऐसा कुछ नहीं रखा गया था जिससे उनके पीठ पे ये आकृति बनी हो, क्योंकि ये पीछे चुभने की वजह से नहीं, बल्कि त्वचा ही ऊपर आकर ये आकृति बना रही थी। मैं हिरोशी तनाका साहब को पीठ पे उठाया और फिर हम अपनी पूरी टीम के साथ उस घर से बाहर निकल आए। सभी ने अपने हाथ में गन पकड़ रखा था। अगर किसी ने होशियारी दिखाई तो हम अपनी रक्षा के लिए गोली चलाने से पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन वहां गांव के सभी लोग मुस्कुरा रहे थे, जैसे उन्हें कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो कौन आया कौन जा रहा है। बल्कि वो इतने अच्छे थे, उनका कहना था, साहब इतनी रात में जाना ठीक नहीं है, आप सभी लोग कल सुबह निकल जाना, इतनी रात में जाना सही नहीं, और यहाँ तो जंगली जानवरों का खतरा भी रहता है। मैं उन्हें समझाते हुए कहने लगा, देखिए हम फॉरेस्ट ऑफिसर हैं और हमें ट्रेनिंग के दौरान ही सिखाया जाता है कि कैसे जंगल और जंगल में रहने वाले जीवों से डील करना है। इतना बोलकर हम हिरोशी तानाका को लेकर आगे बढ़ चले थे। हमें वहां से निकले 10 से 15 मिनट हुए होंगे कि बारिश फिर से शुरू हो गई थी। थोड़ी थोड़ी बारिश हुए जा रही थी, लेकिन हमें जल्द से जल्द अपने जीप तक पहुंचना था, क्योंकि पता नहीं ये बारिश कब तेज हो जाती और हमें चलने में काफी परेशानी हो सकती थी। मैं किसी तरह से जल्दबाजी में जीप तक पहुंचा, हिरोशी तनाका को जीप में बिठाया और फिर हमारी टीम भी जीप में बैठ गई। जैसे ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की, बारिश और भी ज्यादा तेज हो गई, इतनी तेज कि विंडशील्ड पे गिरती बूंदों के अलावा हमें कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। वाइपर पूरी तरह से स्पीड पर था, लेकिन उसका कोई असर नहीं हो रहा था। हम जंगल से बाहर निकलने वाले रास्ते की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन कुछ ही मिनटों में हमें एहसास हुआ कुछ तो गलत है। वो रास्ता जो हमें अच्छे से याद था अब दिख नहीं रहा था। पेड़ों पे लगे वो लाल निशान जो डायरेक्शन बताते थे, वो शायद कहीं गायब से हो गए थे। सर, ये वही रास्ता है ना? हमारे टीम में से एक ऑफिसर ने घबराते हुए पूछा। मैंने जीपीएस चेक किया, नो सिग्नल। शायद तेज बारिश के कारण जीपीएस काम नहीं कर रहा था। मैं पेपर पे बने मैप को भी देखा और मैप देखने के बाद साफ पता चल रहा था कि हम गलत रास्ते पर हैं। बारिश इतनी तेज हो रही थी कि अब रास्तों पर पानी बहने लगा था। कीचड़ इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि जीप बार बार फिसल रही थी। कई बार तो लगा कि जीप अभी पलट जाएगी। शाम के लगभग 6 साढ़े 6 बजे का वक्त होगा। बादल इतना घना था कि शाम के वक्त ही अंधेरा सा छा गया था। अब हमें पूरी तरह से यकीन हो गया था कि हम रास्ता भटक चुके हैं। तभी तनाका साहब ने फिर से अपनी सपाट आवाज में कुछ कहा। हम रास्ता भटक नहीं चुके, हमें भटकाया जा रहा है। हम चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, इस जंगल से बाहर कभी नहीं निकल सकते। एक बार जो इस जंगल में आ जाते वो कभी बाहर नहीं जा सकता। इतना बोलकर वो फिर से चुप हो चुके थे। हम भी लगभग जीप को 20 मिनट से चलाए जा रहे थे। हमने अलग अलग रास्तों पे कोशिश की थी, कोई तो रास्ता इस जंगल से बाहर निकलता होगा, लेकिन हमारा हर एक प्रयास नाकाम रहा। तेज बारिश के कारण अब जंगल में पानी इतना ज्यादा भर चुका था कि अब जीप चलाना भी मुश्किल हो रहा था। हमें फिर से अपने जीप को घुमाकर उसी गांव की ओर लाना पड़ा, क्योंकि हमारे पास अब कोई दूसरा उपाय नहीं था। गांव के लोग हमारे इंतजार में जैसे पहले से ही खड़े थे। उनकी आंखें हम पर थी। वो हमें देखते ही कहने लगे, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, रात के वक्त और ऊपर से इतनी तेज बारिश में यह जंगल भूल भुलैया सा बन जाता है। आइए मेरे साथ, आप लोगों के रहने का इंतजाम कर दूं। इतना बोलते हुए वो आदमी हमें वहीं एक पास के घर में लेकर आ गए थे। हम भी वहां आराम करने लगे थे, लेकिन कुछ 5 मिनट बाद एक बूढ़ी औरत आई। वो कमर से थोड़ी झुकी हुई लग रही थी। हमारे पास आकर कहने लगी, साहब आप कहें तो मैं आपके खाने का इंतजाम कर दूं। हालांकि मैं उसे मना तो करना चाहता था, पर हमने पूरे दिन कुछ नहीं खाया था। भूख तो हमें लगी हुई थी, इसलिए मैं उनसे कहने लगा,
ठीक है, मैं आपके साथ एक ऑफिसर को भेजता हूँ। अब आप इतनी बूढ़ी हो चुकी हैं, वो आपके साथ खाना बनाने में आपकी मदद कर देगा। वो बूढ़ी औरत कह रही थी, नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं साहब, मैं बना लूँगी। लेकिन फिर भी हमारे टीम का एक मेंबर रेंजी उनके साथ चला गया था। फिर करीबन 2-2.5 घंटे बाद हमारे लिए खाना लगाया गया। मैं समझ सकता था, बूढ़ी औरत है, खाना बनाने में थोड़ी देर तो होगी। खाने में नॉनवेज था। हम सब ने खाना खाया और फिर आराम करने लगा। इतना सब कुछ अच्छा होने के बाद भी मेरे मन में इस गांव के प्रति डर तो था। कुछ तो गलत है इस गांव में, जो हम अब तक समझ नहीं पाए हैं। यही सब सोचते सोचते करीबन रात के 12 बज गए होंगे। मुझे थोड़ी देर के लिए नींद आई थी, लेकिन जब दोबारा नींद खुली मुझे जोरों की टॉयलेट लगी थी। बारिश अभी तेज हो रही थी। मैं झट से रेनकोट को पहना और टॉयलेट के लिए बाहर निकल गया। बाहर तेज बारिश के साथ हवाओं का शोर गूंज रहा था। मैं झाड़ियों की तरफ आगे बढ़े जा रहा था, लेकिन तभी मुझे एहसास हुआ कि कहीं से बहुत ही डरावनी सुर या फिर कोई जापानीज संगीत की आवाज़ यहाँ की वातावरण में गूंज रही है। पहले तो मैंने सोचा कि हो सकता है किसी ने अपने घर में म्यूजिक बजा रखा होगा। यही सोचते हुए मैं झाड़ियों के पास खड़ा टॉयलेट कर रहा था, लेकिन तभी बिजली चमकी। उस तेज रोशनी में मेरी नज़र झाड़ी के पीछे चली गई। वहाँ मुझे मेरे यूनिफॉर्म जैसा कुछ दिखा। जब मैं अपने हाथ में पकड़े उस टॉर्च को जलाकर झाड़ी के पीछे पहुंचा, सच में वहाँ एक फॉरेस्ट रेंजर का यूनिफॉर्म खून से लथपथ पड़ा हुआ था। उस यूनिफॉर्म को एक पोटली की तरह बांधकर वहाँ पर रखा गया था। जब मैं उसे खोला, अंदर जो दृश्य था उसे देखकर मेरी रूह कांप गई। अंदर हाथों के कटे हुए 2 पंजे और पैर का निचला हिस्सा उस यूनिफॉर्म में बांधकर उस झाड़ी के पीछे फेंका गया था। उसे देखते ही मुझे उल्टी आने लगी थी, लेकिन मैं अपने आप को संभाला। मैं उस यूनिफॉर्म को झाड़कर उसके ऊपर लिखे नाम को पढ़ने लगा कि इसकी यूनिफॉर्म है ये। और जब मैं उस नाम को पढ़ा, मेरे पैरों तले जैसे जमीन ही खिसक गई। ये यूनिफॉर्म रेंजी की थी, लेकिन वो तो उस बूढ़ी अम्मा के साथ खाना बनाने में उसकी मदद करने गया था ना। मुझे होश आया, वो खाना खाते वक्त भी हमारे साथ नहीं था। मतलब कहीं उसे मारकर ये कटे हुए पंजे, ये पैरों के तलवे कहीं रेंजी की ही तो नहीं। मेरे मन में हजारों सवाल उठने लगे थे और तभी मुझे तेज तेज उल्टी आनी शुरू हो गई। मतलब हमने जो नॉनवेज खाया था वो रेंजी की मांस का बना हुआ था। मेरी उल्टी रुक नहीं रही थी। मैं भागते हुए उस घर के अंदर पहुंचा। मैं बाकियों को जगाना चाहता था, लेकिन जब मैं उस कमरे में पहुंचा जहां सब सोए हुए थे, अंदर कोई नहीं था। बेड पूरी खाली थी। मैं समझ नहीं पाया सारे फॉरेस्ट ऑफिसर आखिर गए कहाँ। मैं झट से घर से बाहर निकला, कहीं उन्हें भी ये गांव वाले काट कर खा तो नहीं गए। यही सोचते हुए मैं किचन की ओर गया, जहां वो बूढ़ी अम्मा खाना बनाने के लिए गई हुई थी। वो किचन वहीं उसी घर से लगकर था, बस थोड़ी सी दूरी पे। जब मैं उस किचन में पहुंचा, अंदर एक बड़े से थाल में रेंजी का कटा हुआ सर पड़ा था। उसे देखकर मुझे फिर से उल्टी आने लगी। मैं भागकर उस घर से बाहर निकला। अब मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं करूं तो करूं क्या। मेरे पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई थी। वो बारिश की तेज हवाओं के साथ आने वाली शोर, साथ ही जापानीज संगीत की वो भयावह आवाज जंगल के वातावरण को और भी डरावना बना रही थी। मैं उसी आवाज की ओर बढ़ने लगा था। यकीनन बाकी के फॉरेस्ट ऑफिसर भी उसी तरफ गए होंगे। यही सोचकर मैं उस आवाज के पीछे चल पड़ा था। जैसे जैसे मेरे कदम आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे आवाज मुझे साफ साफ सुनाई पड़ने लगी थी। यह आवाज किसी घर से नहीं आ रही थी। मेरे सामने बरगद के ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। उन्हीं पेड़ों के पीछे धुआं उठ रहा था, जैसे वहां आग लगी थी। जब मैं पास पहुंचा, वहां गांव के कई सारे लोग खड़े थे, सभी काले रेनकोट में। सभी के सर के ऊपर कासा था, वो टोकरी जैसा दिखने वाला काले रंग का टोपी जो मुझे जंगल में मिला था। यहाँ सभी ने अपना हुलिया ऐसा ही बना रखा था। जब मैं काफी नजदीक पहुंचा, मुझे ये लोग सभी लंबे लंबे दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन जब मैं गौर से देखा, ये सभी जमीन से 2 फुट ऊपर थे, हवा में। डर के मारे मेरी चीख निकल पड़ी। उन लोगों का भी ध्यान अब मेरे ऊपर केंद्रित हो चुका था। सभी के जुबान पे बस एक ही शब्द था, एक इंसान बाकी रह गया।
एक इंसान बाकी रह गया। इतना तो मैं समझ चुका था, यहाँ रहने वाले सभी शैतान हैं। इंसानों का यहाँ दूर दूर तक नामो निशान नहीं। तभी मेरी नज़र पड़ी जमीन पे। जमीन पे आग लगी थी। उसके ऊपर एक बड़ा सा बर्तन रखा गया था जिसमें शायद कुछ उबल रहा था। वहीं बगल में बैठी वो बुढ़िया एक बड़े से कुल्हाड़ी से फॉरेस्ट ऑफिसर को इस तरह से काट रही थी जैसे किसी बकरे को काटते हैं। यह सब देखकर मेरी हालत खराब थी। वहीं एक बड़े से पेड़ से 3 फॉरेस्ट ऑफिसर को बांध कर रखा गया था। मैं उन्हें बचाना तो चाहता था, पर मेरी जान कैसे बचेगी ये मुझे नहीं पता था। मेरे पास भागने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। मैं अपने कदम पीछे किया और वहां से भागना शुरू हो गया, लेकिन उनमें से उड़ता हुआ एक शैतान मेरे पास आया और मुझे बाहों से घसीटता हुआ उसी पेड़ से ले जाकर मुझे बांध दिया। अजीब बात यह थी कि मैं उसके चेहरे को पहचानता था। इसका चेहरा हिरोशी तनाका से मिलता जुलता था। मैं समझ नहीं पाया कहीं ये हिरोशी तनाका ही तो नहीं। और मुझे इस बात पे यकीन तब हुआ जब मेरी नज़र उनके हाथों पे पड़ी थी। उनके हाथों में बना वो टैटू। मतलब इन्होंने ही उन शैतानों की मदद की होगी फॉरेस्ट ऑफिसर को उठवाने में। अब सारी गुत्थी सुलझने लगी थी। जंगल में ये किसी तरह इन शैतानों के हाथ आ गए और फिर किसी खास विधि के द्वारा हिरोशी तनाका को भी शैतान बना दिया गया। और अब ये मदद कर रहे हैं इन शैतानों का, जैसे बकरों को कसाई तक पहुंचाया जाता है। हम इनके काफी क्लोज थे, इसीलिए इन्होंने हमें इशारा किया था कि हम यहाँ से निकल जाएं। पर शायद हमारी किस्मत ही खराब थी। बाकी बचे हम चारों फॉरेस्ट ऑफिसर की आंखों में मौत का डर साफ साफ दिख रहा था। तभी वो बूढ़ी औरत आई और हम में से एक फॉरेस्ट ऑफिसर को इस तरह से घसीट कर लेकर गई जैसे किसी भूसे से भरे हुए बोरे को घसीटते हैं। उसके अंदर इतनी जान कहाँ से आ गई हम समझ ना सके। रस्सी अभी खुली थी। हमने एक दूसरे को देखा और दबे पांव उस पेड़ के पीछे से भाग निकले। भड़ाक से एक तेज आवाज पूरे जंगल में गूंज गई थी, जैसे उस फॉरेस्ट ऑफिसर के सर को वो बूढ़ी औरत एक बड़े से उखली में दे मारा हो और सर फट गया हो। हम लगातार भाग रहे थे, पर हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम किस रास्ते पर जाएं। वहां ना तो कोई साइन बोर्ड दिख रहा था जो अमूमन जंगल से बाहर निकलने वाले रास्ते पे होता है, और ना ही कोई उपाय। भागते भागते लगभग 2 घंटे बीत चुके थे। बारिश अब हल्की हल्की थम चुकी थी, पर आसमान को भी उन काले बादलों ने ढक रखा था। हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। थके हारे हम वहीं जमीन पर बैठ चुके थे। गला सूख चुका था। आवाज जैसे छाती में दब गई थी। तभी हमें एक आवाज सुनाई दी। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, जो यहाँ एक बार आ जाता है वो फिर कभी यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। यह आवाज हिरोशी तनाका की लग रही थी, जो अब एक शैतान बन चुका था। हम पीछे मुड़े। वहां तनाका खड़ा था और उसके पीछे शैतानों का झुंड। उनके चेहरे पे मुस्कान अब चौड़ी हो चुकी थी। उनकी आंखें पूरी तरह से काली थी। मुझे समझ आ गया था, अब हमारी बारी है। टीम लीडर चिल्लाया, रन! हम बिना पीछे देखे भागे, लेकिन इस बार जंगल पहले जैसा नहीं था। पेड़ जैसे हिल रहे थे। रास्ता हर सेकंड जैसे बदल रहा था और पीछे से उनके कदमों की आवाज तेज हो चुकी थी। मैं दौड़ते दौड़ते एक पल के लिए पीछे मुड़ा और जो मैंने देखा वो इंसान नहीं थे। उनके शरीर जैसे अजीब तरह से मुड़े हुए थे। हाथ जमीन पर लटक रहे थे। वो 4 पैरों पर दौड़ रहे थे। उनके पीठ पर वो निशान था जो अब जल रहा था, जैसे वो कोई चीज हो। हमारी टीम का एक और मेंबर फिसल गया। सर बचाइए! उसकी चीख अभी मेरे कानों में गूंजती है, लेकिन हम रुक नहीं सकते थे, क्योंकि जैसे वो गिरा 3-4 शैतान उस पर टूट पड़े थे और अगले ही सेकंड उसकी चीख हमेशा के लिए खामोश हो गई। सिर्फ हड्डियां टूटने की आवाज आई थी। मैंने आंखें बंद कर ली थी और बस भागता रहा। मुझे नहीं पता मैं कितनी देर भागा, लेकिन अचानक मेरे सामने एक ढलान आया था। मैं फिसलकर नीचे गिरने ही वाला था कि हिरोशी तनाका ने मुझे पकड़ लिया। चेहरा पूरी तरह से काला, मांस झुलसे हुए, आंखें पीली चमक रही थी। मैं समझ नहीं पाया
वो मुझे नीचे गिरकर मरने से बचाया था या फिर खुद का शिकार बनाया था। मेरे दो साथी को उन शैतानों ने नोच नोच कर खा लिया था। मैं हिरोशी तनाका के आगे गिड़गिड़ा रहा था, जान की भीख मांग रहा था। देखो, मुझे यहां से जाने दो। मैंने यहाँ किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है। आप तो हमारे साथी हैं, आपको हमारी मदद करनी चाहिए, इन शैतानों की नहीं। मैं अगर वहां से भागने की कोशिश करता भी तो जाता कहां? सामने ढलान थी जिसके नीचे अथाह पानी का समंदर। उसमें गिरकर भी मेरी मौत पक्की थी। और वैसे भी ये शैतान मुझे छोड़ने वाले नहीं लग रहे थे। मैं लगातार हिरोशी तनाका के आगे गिड़गिड़ा रहा था। वो लगातार मुझे घूरे जा रहे थे, पर शायद उनका इंसानी दिल अभी पूरी तरह से मरा नहीं था। उन्होंने मुझे छोड़ दिया, और छोड़ा भी तो कहा, उस ढलान पे। मैं लुढ़कता हुआ नीचे जा रहा था और मेरे मन में बस एक उम्मीद थी, शायद मैं इस नदी में गिरकर जिंदा बच जाऊं। हो सकता है कि नदी मुझे अपने साथ बहाकर इस जंगल से बाहर ले जाए और मेरी जान बच जाए। अगले ही पल में पानी में धड़ाम से गिरा था। मेरी आंखें बंद हो गई थी, लेकिन जब मेरी आंखें खुली तो मैं जंगल में था। बारिश रुक चुकी थी। एक खरगोश का बच्चा मेरे बदन पे बैठा पत्ते को लगातार कुतरे जा रहा था, और यह देखकर मेरे चेहरे पे मुस्कान आ गई। यह हमारा जंगल था, हमारी दुनिया का जंगल, क्योंकि पेड़ पे लगा वो लाल रंग का निशान मेरे सामने ही था। और मैं समझ गया था कि मैं उस दुनिया को कोसों दूर छोड़ आया हूं। मैं उस जंगल से बाहर निकल आया हूं। पता नहीं कैसा अजीब सा गांव था। शायद वो ढलान ही था उस दुनिया से बाहर आने का रास्ता। खैर, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैं चलते हुए किसी तरह से उस जंगल से बाहर निकला। वहां पेड़ पे लगे वो लाल रंग के निशान, उसे फॉलो करते हुए मैं उस जंगल से बाहर आ चुका था। सबसे पहले मैं अपने घर पहुंचा। अपनी गर्लफ्रेंड जिया को कसकर गले से लगा लिया। वो मुझसे पूछ रही थी, आपका सर्च ऑपरेशन कैसा रहा? आपका खोया हुआ साथी आपको मिला या नहीं? मैं उसे कुछ बताना नहीं चाहता था। मैंने सबसे पहले रिपोर्ट बनाई, कैसे उस जंगल में लोग मारे गए, उस जंगल में ऐसा होता क्या है। मैं एक एक चीज को डिटेल में लिखा और फिर उसे हेडक्वार्टर में जमा कर दिया। लेकिन उनका कहना था कि तुम इतनी बेतुकी बातें कैसे कर सकते हो? असल दुनिया में ऐसा कुछ नहीं होता। यकीनन तुम्हारा दिमागी हालात सही नहीं है। तुम्हें मेंटल टेस्ट की जरूरत है। हो सकता है तुम्हें हेल्यूसिनेशन होते हों। मुझे लगता है तुम्हें आराम की जरूरत है। अब तुम्हें 3 महीने तक काम पे आने की जरूरत नहीं। इतना बोलते हुए मेरी बातों को दबा दिया गया। अगले ही दिन मेरे घर पर चिट्ठी आई। मुझे काम से निकाल दिया गया था। मुझे इस बात का गम नहीं था, क्योंकि वैसे भी मैं अभी ये काम करना नहीं चाहता था। मुझे जंगल शब्द से ही डर लगने लगा था। अगले 2 महीने बाद ही मैं जंगल के पास बने अपने उस घर को बेच दिया, जो मैंने अभी कुछ महीने पहले ही खरीदा था, और फिर सब कुछ निपटा कर इंडिया वापस आ गया। आज भी जब कभी बारिश में किसी को सर पे टोकरी जैसा कैप पहने देखता हूं तो मेरे बदन में सिहरन सी उठ जाती है, और खासकर जब वो काले रेनकोट में होता है। नमस्कार दोस्तों, मुझे पता है कि आप सभी के मन में कई सारे सवाल होंगे, जैसे कि मैं लगभग पिछले 2 सालों तक कहां था, वीडियोस क्यों नहीं ला रहा था। देखिए, आपके इन सवालों का मेरे पास देने के लिए कई जवाब हैं, लेकिन मैं आपसे बस इतना कहना चाहूंगा कि इंसान के जीवन में कई बार ऐसी परेशानियां आती है जब उसे अपनी खुशियों को छोड़कर घर की जिम्मेदारियां संभालनी पड़ती है। और पिछले कुछ समय में मैं इन्हीं परिस्थितियों में उलझा हुआ था। मैं समय निकालने की कोशिश करता रहा, लेकिन समय है कि जैसे मुझसे एक कदम आगे ही निकल जाता रहा। खैर, अब फिर से वापस आ चुका हूं उन्हीं कहानियों की दुनिया में, और अब फिर से आपको रेगुलर मिलेंगी सच्ची और डरावनी कहानियां।
जो आपको डर से रूबरू करवाएगी। बस आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि आप पहले जैसा ही प्यार इस चैनल के प्रति बनाए रखें। तो चलिए अब आपको लेकर चलता हूं एक नई कहानी की ओर। स्वागत है दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल डर का अनुभव की इस कहानियों की दुनिया में। आज मैं आप सबके लिए फिर से लेकर आया हूं एक बेहद ही डरावनी और बिल्कुल सच्ची भूतिया कहानी। तो फिर चलिए अब बिना वक्त जाया किए शुरू करते हैं हमारी आज की इस कहानी को। दोस्तों, मेरा नाम रोशन है और मैं आपको एक सच्चाई की बात बताता हूं। जब हम छोटे होते हैं तब हमें भूत प्रेत से बेहद डर लगता है, और जब हम बूढ़े हो जाते हैं तब भी हम इन सब चीज़ों पर यकीन करते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों हमारा जीवन जब जवानी वाले दौर से गुजर रहा होता है तो हमें भूत प्रेत पर यकीन ही नहीं होता, या फिर ऐसी पैरानॉर्मल चीज़ें जिस पर हम यकीन करना ही नहीं चाहते। पर कभी कभी हमारे इसी जीवन के दौर में कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती है जो पूरी जिंदगी भुलाए नहीं भूलती। तो ऐसे ही ये कहानी तब की है जब मेरी उम्र लगभग 18 से 19 साल के बीच में रहा होगा। तब मैं कॉलेज में पढ़ा करता था जो हमारे पास के ही गांव में बनाई गई थी। ये कॉलेज हमारे ही गांव के बगल वाले गांव में बनी हुई थी, और वहां आसपास के सभी गांव के लड़के उसी कॉलेज में पढ़ने के लिए आते थे, क्योंकि हमारे एरिया में बस यही एक कॉलेज था जो कि उस गांव में बनी हुई थी। और इसी वजह से हमारे गांव के भी कई सारे लड़के उसी कॉलेज में पढ़ने के लिए जाया करते। हमारे गांव से 2 रास्ता उस कॉलेज तक जाता था। पहला रास्ता तो दूसरे गांव से होकर जाता था। उस रास्ते से जाने में लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय लग जाता था हमें उस कॉलेज तक पहुंचने में। और दूसरा रास्ता हमारे गांव के बाहर से होकर उस तालाब के ऊपर से गुजरता था। वो तालाब जिसे कि भूतिया माना जाता था। वहाँ गांव वालों का कहना था कि उस तालाब में कई सारे भूत रहते हैं, क्योंकि इस गांव के कई सारे लोगों ने उस तालाब में डूबकर आत्महत्या की थी और उन्हीं की आत्मा उस तालाब में रहती है, ऐसा गांव वालों का कहना था। और इसी वजह से गांव के सभी लड़के उस दूसरी रास्ते से होकर, जिसमें 1 से 1.5 घंटा कॉलेज तक पहुंचने में लगता था, उसी रास्ते से कॉलेज तक जाया करते। लेकिन मैं और मेरा एक दोस्त नीतीश, हम दोनों इन सब बातों को नहीं मानते थे। हमारे घर वाले ने भी हमें कई बार मना किया था उस रास्ते से कॉलेज तक जाने के लिए, लेकिन हम नहीं मानते। हम हमेशा ही उसी तालाब वाले रास्ते से कॉलेज तक जाया करते थे। उस तालाब पे कई सारे पेड़ लगे हुए थे जो कि वहाँ पर उस तालाब को घेरे हुए था। उसके चारों तरफ आम के और कई सारे बड़े बड़े पेड़ लगे हुए थे जो कि वहाँ पर इतना ज़्यादा घना था कि वहाँ पे दिन के वक्त भी अंधेरा सा छाया रहता। वहाँ पे सूरज की रोशनी भी बिल्कुल मध्यम मध्यम से उस तालाब पे पड़ती थी। वहाँ पे दिन के वक्त भी जाने में थोड़ा थोड़ा डर तो लगता था, लेकिन हम दोनों हमेशा ही इसी रास्ते से जाया करते, क्योंकि इस रास्ते से जाने में लगभग 20 से 25 मिनट ही लगता था हमें उस कॉलेज तक पहुँचने में। बाकी बात उस रास्ते से जाने पे लगभग 1 से 1.5 घंटा लग जाता था। तो इसी तरह जब उस दिन हम कॉलेज में पढ़ने के लिए गए हुए थे तो वहाँ पे दिन भर हमने पढ़ाई की थी, और शाम के लगभग 3 बजे के करीब हमें कॉलेज की छुट्टी मिल चुकी थी। वहाँ पे गांव के भी कई सारे लड़के थे जो कि पढ़ने के लिए आए हुए थे। छुट्टी होने के बाद हम लोग कॉलेज से बाहर निकले थे, और कॉलेज से बाहर निकलते ही मैं और मेरा दोस्त नीतीश वहाँ गांव के बाकी लड़के से कहने लगे थे, क्या बे डरपोक, जा रहा है घर? वो भी इस दूसरी रास्ते से घूमकर 1 से 1.5 घंटे लगाकर हमारे साथ इस रास्ते से चलो। इस रास्ते से सिर्फ 20 से 25 मिनट ही लगेंगे गांव पहुंचने में। लेकिन वहाँ गांव के लड़के कहने लगे थे, नहीं, हम लोग उस रास्ते से नहीं जाएंगे, वो रास्ता भूताहा है। और मैं तो कहता हूँ कि तुम लोग भी उस रास्ते से मत जाया करो, क्योंकि वहाँ पे कभी भी तुम्हारे साथ खतरा हो सकता है। लेकिन मैं उनसे कहने लगा था, चल बे फट्टू, हम लोग अभी इतना बोले ही थे कि वो लोग हमसे कहने लगे थे, तू तो बड़ा बहादुर है, अगर इतना ही बहादुर है तो रात के वक्त उस रास्ते से जाकर दिखाना, तब मैं मानूंगा कि तू कितना बहादुर है। तो मैं भी कहने लगा था, तो मैं क्या डरता हूँ, रात हो दिन हो मैं कभी भी उस रास्ते से अपने गांव जा सकता हूँ, तुम्हारे जैसा डरपोक नहीं हूँ। तो वो भी कहने लगे थे,
तो फिर ठीक है, आज रात के वक्त तू उस रास्ते से गांव जाकर दिखा, तब मैं मानूंगा। तो मैं भी कहने लगा था कि मैं उस रास्ते से जाऊंगा तो तुम मुझे क्या दोगे, शर्त लगाओ, तभी मैं उस रास्ते से रात के वक्त जाऊंगा। तो वो कहने लगे थे कि अगर तुम ऐसा कर पाए तो मैं हमेशा इस कॉलेज में तुम्हारी बात मानूंगा। हम लड़के लोग हमेशा तुम्हारी बातों को माना करेंगे और तुम जो कहोगे हम वही करेंगे। हालांकि मुझे भी रात के वक्त उस रास्ते से जाने में डर तो लगता था, लेकिन वहाँ पे कई सारी लड़कियाँ थी, जिस वजह से मैं पीछे नहीं हटना चाहता था। अगर मैं अपनी बात से पीछे हटता तो वहाँ पे मेरी बेइज्जती हो जाती उस कॉलेज में, और वहाँ की लड़कियाँ मेरा हमेशा मजाक बनाती। मैं लड़कों से मजाक का पात्र बनने के लिए तैयार था, मैं उनसे नहीं डरता था, लेकिन ये लड़कियाँ लोग, इनसे मजाक का पात्र मैं बनना नहीं चाहता था। इसलिए मैं भी वहाँ नीतीश से कहने लगा था, क्या नीतीश, रेडी है ना रात के वक्त उस तालाब पे जाने के लिए? तो वो भी कहने लगा था, और क्या यार, हम लोग तो रोज वैसे ही आते हैं, तो आज भी चले जाएंगे, उसमें क्या है। तो वहाँ पे वो जो लड़के थे वो कहने लगे थे, तो फिर ठीक है, ये लो मेरा कीपैड वाला फ़ोन, तुम जब रात के वक्त उस तालाब पर जाओगे तो तुम रात में ही इस कीपैड वाले फ़ोन में उस तालाब का फ़ोटो खींच कर लाना। तो मैं भी उससे हंसते हुए कहने लगा था, क्या यार, तू इस कीपैड वाले फ़ोन में फ़ोटो का आशा करता है, वो भी रात के वक्त, इसमें आएगा भी? तो कहने लगा था, जैसा भी आएगा मैं समझ लूँगा, बस तुम्हें उस तालाब की फ़ोटो खींच कर लानी है रात के वक्त की। तो मैं भी उनसे कहने लगा था, तो फिर ठीक है, कल से तुम लोग भी मेरा गुलाम बनने के लिए तैयार रहना, मेरी सभी बातों को मानने के लिए। तो वहाँ के लड़के कहने लगे थे, पहले तुम फ़ोटो तो खींच कर लाओ। फिर शाम हुई और शाम होने से पहले ही वो लोग घर जा चुके थे, और मैं और नीतीश वहीं कॉलेज के बाहर ही खड़े थे एक पेड़ के पास। वहाँ पे एक छोटा सा दुकान लगा हुआ था जहाँ पर हमने कुछ चीज़ों को खरीद कर खाया था, और उसी पेड़ के पास बैठे हुए थे। फिर शाम के लगभग 7 बजे के करीब अब हमें घर जाना था उसी तालाब वाले रास्ते से। हमें डर तो लग रहा था, और मैं नीतीश से कह रहा था, क्या यार, हमने तो उससे चैलेंज तो ले लिया उन लड़कियों से बेइज्जती होने के डर के कारण, लेकिन हमें अब डर लग रहा है, क्या करें, उस तालाब से जाएं या नहीं। लेकिन नीतीश कहने लगा था, यार तू डर मत, कुछ नहीं होने वाला, ये सब गांव वालों की अफवाह है, और देखना हम लोग फ़ोटो खींच कर लाएंगे उस तालाब की, और कल से इस कॉलेज के सभी लड़कों को अपना गुलाम बना कर रखेंगे, तुम देखना। इतना कहकर हमने वहाँ कीपैड वाले फ़ोन में फ्लैश लाइट जला ली, और उसके बाद फ्लैश लाइट जलाकर उसी तालाब वाले रास्ते से अपने गांव की ओर जाने के लिए निकल पड़े। ये रास्ता कच्ची सड़क थी जो कि वहाँ खेतों से होकर निकलती थी, और वहाँ रास्ते में एक तालाब पड़ता था, वही भूतहा तालाब, और उसकी फ़ोटो निकालनी थी हमें। उसके बाद हम लोग उस रास्ते पर कुछ देर चले थे, और कुछ देर चलने के बाद हम उसी तालाब पर पहुँच चुके थे। उस तालाब के किनारे किनारे बहुत ही बड़े बड़े पेड़ लगे हुए थे, जिस कारण से वहाँ उस तालाब पर एक अजीब सा सन्नाटा था। वहाँ पे झिंगुरू की आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी, और तब हमें थोड़ा थोड़ा डर तो लग रहा था, लेकिन मैं कहने लगा था, नीतीश, फ़ोन से इस तालाब का फ़ोटो खींच, और उसके बाद हम जल्दी से अपने गांव की ओर निकल जाएंगे। तो नीतीश भी कहने लगा था, अरे रुक यार, इतनी ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं होने वाला। वहाँ पे थोड़ा थोड़ा धुंध भी छाया हुआ था, और नीतीश अपने फ़ोन में फ्लैश लाइट को जलाते हुए कैमरे को चालू करने लगा था। लेकिन वहाँ पे पानी के अंदर से जैसे कुछ आवाज़ें आना शुरू हो गई थी। वहाँ पे पानी में हलचल होने की आवाज़ें आ रही थी, जैसे पानी के अंदर कई सारे बड़ी बड़ी मछलियाँ उछल रही हों। वहाँ पे बहुत सारी हलचल की आवाज़ें आ रही थी, और वहाँ पे नीतीश कैमरे को चालू करके उस तालाब की तरफ देखने लगा था। मैं भी उस तालाब की ओर देख रहा था, यहाँ पे ये हलचल की आवाज़ कहाँ से आ रही है। वहाँ पे अंधेरा था, जिस वजह से हमें साफ साफ दिखाई नहीं पड़ रहा था। हमने वहाँ पर गौर से देखना शुरू कर दिया। नीतीश भी कैमरे को चालू करते हुए उस तालाब को गौर से देख रहा था। लेकिन तभी हमने देखा कि वहाँ पे कई सारे सर थे। वहाँ पे कई सारे सर थे, स्त्रियों के सर, जिनके बाल उस तालाब के पानी में लहरा रहे थे। उस तालाब के पानी में उन सर के बाल तैर रहे थे। वहाँ पे वो सर जैसे पानी के अंदर डूबा हुआ था पूरा, बस उसके बाल ही पानी के ऊपर थे, उसके बाल ही पानी के ऊपर थे। और हम ये नज़ारा देखकर काफ़ी ज़्यादा डर चुके थे। मैं नीतीश से कहने लगा था, ये क्या हो सकता है नीतीश, क्या ये भूत प्रेत हैं? तो नीतीश भी कहने लगा था, अरे रुक यार,
पहले सही से तो देख ले कि ये क्या है। वहाँ पे कुछ देर देखने के बाद नीतीश कहने लगा था, अरे यार ये कुछ नहीं है, बस ये झाड़ियाँ हैं जो हमें रात के वक्त ऐसे बाल की तरह लग रहे हैं। नीतीश अभी इतना बोला ही था कि उसे जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसके पैरों को पकड़कर घसीटना शुरू कर दिया था। उसके पैरों को पकड़कर उसे घसीटा जा रहा था और उसे घसीटकर उस तालाब के पानी की ओर ले जाया जा रहा था। नीतीश चिल्ला रहा था, बचा यार, बचा भाई, मुझे बचा, पता नहीं मुझे क्या हुआ है, देख मुझे कोई खींच रहा है, बचा, जल्दी से बचा। वो चिल्ला रहा था और मैं भी भागकर उसे बचाने के लिए उसके तरफ बढ़ा था, लेकिन वहाँ उसे कोई घसीटता जा रहा था और मैं भागता हुआ उसके पास पहुँचा था और उसके हाथों को पकड़कर मैं अपनी ओर खींचने लगा था। वहाँ पे मैंने जैसे उसके हाथों को पकड़ा था, वो जैसे उस अदृश्य शक्ति की पकड़ से आज़ाद हो चुका था। मैं भी नीतीश से कहने लगा था, क्या हुआ, तू ऐसे घसीटते हुए कैसे जा रहा था तालाब की ओर? तो नीतीश भी कहने लगा था, यार मैं घसीटते हुए नहीं जा रहा था, यहाँ पे कोई था जो मुझे इसे घसीट रहा था। मैं भी इस बातों को मानता था, क्योंकि कोई अपने आप अपने पैरों को ऐसे उठाए हुए नहीं घसीट सकता। मैं भी उससे कहने लगा था, वो सब तो ठीक है, लेकिन जैसे मैंने तुम्हें छुआ, वो अदृश्य शक्ति तुम्हें छोड़ क्यों दिया? वो तुम्हें तालाब के अंदर भी तो खींच सकता था। वो भी कहने लगे थे, क्या यार तू और भी डरा रहा है, चल भाग यहाँ से, यहाँ पे शायद कोई है। लेकिन जैसे ही हम लोग वहाँ भागने की कोशिश करने लगे थे, वहाँ पे कोई काला साया आ गया था हमारे सामने। कोई काला साया था जो हमारे आगे बिल्कुल खड़ा था। वो हमें शायद आगे जाने नहीं देना चाहता था, लेकिन हम भागना चाहते थे। हम जैसे ही भागने लगे थे, वो काला साया फिर से हमारे सामने खड़ा हो गया था और वो अब जैसे मुझे छूने की कोशिश कर रहा था। वो मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था और मैं वहाँ पे खड़ा उसे बचने की कोशिश कर रहा था। वहाँ पे जैसे उस काले साए ने मुझे छूने के लिए मेरे ओर अपने कदम को बढ़ाया था, उसने जैसे ही मुझे छूने के लिए अपने हाथ बढ़ाए थे और जैसे ही उसका हाथ मेरे शरीर से टच हुआ था, वो 10 कदम पीछे जाके गिरा था। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। उस काले साए ने जैसे मुझे छुआ था, वो 10 कदम पीछे गिरा था और मैं समझ नहीं पाया था कि ये कैसे हुआ। लेकिन तभी मेरे गले पर मैंने अपनी हाथ फेरी थी। मेरे गले में हनुमान जी की लॉकेट थी और मैं अच्छी तरह से समझ चुका था कि ये काला साया मुझे छू नहीं सकता जब तक ये हनुमान जी की लॉकेट मेरे गले में है। और यही वजह थी कि जैसे मैंने नीतीश को छुआ था, इस काले साए ने नीतीश को छोड़ दिया था उस पानी के अंदर घसीट कर ले जाने से। वहाँ पर मैं अब नीतीश से कहने लगा था, नीतीश अपना हाथ दे। मैंने उसके हाथ को पकड़ा और हम दोनों सीधा अपने गांव की ओर भागने लगे थे। लेकिन नीतीश कहने लगा था, रुक जा, मुझे पहले इस तालाब की फ़ोटो खींचने दे, क्योंकि मैं बेइज्जत नहीं होना चाहता उस कॉलेज के लड़कों के सामने। इतना बोलकर उसने उसी कीपैड वाले फ़ोन में उस तालाब की फ़ोटो खींची थी। उसके बाद हम दोनों भागते हुए अपने घर पहुंचे थे। वहां पहुंचे तो माँ भी मुझे देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान थी। वो कहने लगी थी, इतनी रात गए तुम लोग अब आ रहे हो, और तुम दोनों इसे डरे हुए क्यों हो? सच सच बताओ क्या हुआ था? तो मैं भी माँ से कहने लगा था, कुछ नहीं, आज बस हमें घर आने में लेट हो गई थी और इस कारण से वहाँ रास्ते में मुझे कुत्ते मेरे पीछे पीछे भागना शुरू हो गए थे और इसी वजह से हम दोनों भी भागते हुए घर आए हैं और यही कारण है कि हम दोनों इतना हाँफ रहे हैं। मैंने माँ को ये सच्चाई नहीं बताई थी, उस तालाब की सच्चाई, क्योंकि अगर मैं माँ को ये बात बताता तो माँ मुझ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होती, क्योंकि वो बार बार मुझसे कहा करती थी कि तुम्हें उस तालाब के रास्ते उस कॉलेज तक नहीं जाना। मैं ही था जो कि मैं हमेशा उनकी बातों को टालकर उस कॉलेज तक जाता था उसी रास्ते से। खैर, सुबह हुई और सुबह के वक्त हम दोनों फिर से कॉलेज पहुंचे थे, लेकिन आज उस दूसरी रास्ते से कॉलेज गए थे, गांव के दूसरी रास्ते से, जहां में 1 से 1.5 घंटा लगता था उस कॉलेज तक जाने में। हम दोनों कॉलेज पहुंचे और हमारी तबीयत भी आज ख़राब थी। पता नहीं क्यों, शायद डर के मारे मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। तब वहाँ पे मैं लड़कों से कहने लगा था, ये लो लड़कों, ये लो अपना फ़ोन और देख लो, इसमें रात के वक्त का ही फ़ोटो है उस तालाब का। लेकिन तुम्हें हमारी गुलाम बनने का कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हें हमारी बातों को मानने की कोई ज़रूरत नहीं। वहाँ पे मैं उससे कहने लगा था और वो कहने लगे थे, क्या सच में तुम दोनों रात के वक्त उस तालाब की फ़ोटो खींच कर लाए हो? उसके बाद वो लोग भी देखे थे
वहाँ पे रात के वक्त का ही तालाब का फोटो था, लेकिन वहाँ पे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था, बस थोड़ा थोड़ा सा ही दिखाई पड़ रहा था, जिस कारण से वो लोग भी कुछ समझ नहीं पाए। वो लोग भी कहने लगे थे, हो सकता है सच में तुम गए होगे। लेकिन हम दोनों की तबीयत खराब थी और हम दोनों को ऐसे देखकर वो लोग समझ गए थे कि हमारी तबीयत खराब है। वो भी कहने लगे थे, तुम दोनों की तबीयत कैसे खराब हुई? तो मैं भी उससे कहने लगा था, कुछ नहीं, बस रात भर हम लोग जगे हुए थे, जिस कारण से आज थोड़ी तबीयत खराब है। उसे मैं सच्चाई नहीं बताना चाहता था। तो वो भी कहने लगे थे, ठीक है। उसके बाद शाम हुई और शाम के वक्त हम दोनों भी उन लोगों के साथ ही घर जाने लगे थे, उसी दूसरे वाले रास्ते से। तो वो लोग कहने लगे थे, क्या हुआ, आज तुम दोनों हमारे साथ घर जा रहे हो? तो मैं कहने लगा था, बस तुम लोग सवाल मत पूछो, तुम लोग मेरा गुलाम हो, तुम लोगों ने कहा था ना। मैंने जैसे इतना बोला था वो लोग भी चुप हो गए थे और उसके बाद हम दोनों भी उसी के साथ घर पहुंचे। और उस दिन के बाद हम लोग हमेशा उसी रास्ते से अपने कॉलेज की ओर जाते हैं। और आज भी आप लोगों के अलावा हमारी इस घटना के बारे में, उस तालाब पे हमारे साथ क्या हुआ था, इसके बारे में हमारे कॉलेज के कोई भी लड़के नहीं जानते। सिर्फ आप लोग हैं जिन्हें मैं अपनी कहानियाँ सुना रहा हूँ।